हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर सेकंड, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी बायोलॉजी से आने वाले क्वेश्चंस को। देखिए, मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी सूक्ष्म जीव है। मैंने सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। देखिए, इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन अब तक सीटेट पेपर में आए हैं, मैंने उन सब क्वेश्चंस के रिलेटेड जो है ये वीडियो बनाया है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, मैंने इस चैप्टर में जितने भी इस चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से हर बार सीटेट पेपर में। देखिए, मैंने इसके जो मैंने आज वीडियो बनाया है, ये मैंने थ्योरेटिकल वीडियो बनाया है। जल्दी मैं इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन अब तक बने हैं या बनने के चांसेस हो सकते हैं, वे सब मैं उन क्वेश्चंस की वीडियो अलग से बनाऊंगी। वो वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। और जो ये वीडियो है, ये थ्योरेटिकल वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। देखिए, सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों में एवं जंतुओं के शरीर के अंदर व बाहर सभी जगह ये पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया गर्म पानी के झरनों, बर्फ, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स, इंग्लिश में माइक्रोब्स कहते हैं। तो देखिए, ये जो सूक्ष्म जीव है ये सर्वव्यापी होते हैं। ये हर जगह पे धरती पर जो है, ये हमारे हाथों पे, पानी में, सब जगह ये हमारे प्रेजेंट होते हैं सूक्ष्म जीव। देखिए, ये जो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण है, ये इनको क्लासिफाई किया गया है 5 भागों में: जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। देखिए, बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, जीवाणु क्या होते हैं। देखिए, ये जो जीवाणु है ये एक कोशिक जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन नमीयुक्त स्थानों पर जो है इनकी संख्या ज्यादा देखी जाती है जीवाणु की। ये जीवाणु गोलाकार, सर्पिलाकार होते हैं। ये अलग अलग शेप्स में जो है जीवाणु देखने को मिलते हैं। देखिए, जीवाणु की जो कोशिका में केंद्रक है वो प्रिमिटिव फॉर्म में होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है ना के बराबर ही इनमें जीवाणु में देखने को मिलता है। इनकी कोशिका की चारों ओर सेल वॉल होती है। सेल वॉल में कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कहते हैं कैप्सूल। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे फ्लैजेला मीन्स कशाभिका कहते हैं। ये कशाभिका के द्वारा जीवाणु क्या करते हैं, गति करते हैं। मूवमेंट जो इनमें मोटिलिटी होती है वो इन फ्लैजेला के थ्रू ही होती है। देखिए, जीवाणु में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे इसके हम आगे बढ़ने से पहले इसके हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि ये जीवाणु कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। देखिए, सब ज़्यादातर जो जीवाणु है वो हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु बेनिफिशियल भी होते हैं। तो देखिए, जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग जैसे तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि होते हैं। पौधों में अनेक रोग होते हैं जैसे नींबू का कैंकर रोग, जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा, तथा आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक द्वारा होता है। तो देखिए, आलू की जो पछेता अंगमारी है, ये जो रोग है ये होता है कवक से फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। और देखिए, जो नींबू में जो कैंकर रोग होता है ये होता है जैंथोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा विषाणु। देखिए, विषाणु क्या है। विषाणु जो है सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होते हैं विषाणु। विषाणु की खोज जो है वो इवानो वस्की ने की। किसने की जीवाणु की खोज? ये इवानो वस्की ने की। कब की? 1892 में
इनकी खोज की। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, इवानोव्स्की। देखिए जो विषाणु है ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें जो है किसी न किसी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है इन विषाणु को। चलिए विषाणु द्वारा भी मनुष्य में हम कुछ रोग देखते हैं, कैसे कौन कौन से होते हैं। लाइक मैंने देखे यहाँ पे एग्जांपल लिया है चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया। ये इस टाइप के विषाणु द्वारा मनुष्य में रोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ देखते हैं पहले प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का ही एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिक होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के अंदर भी ये पाए जाते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ओके ये होते हैं प्रोटोजोआ। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्य में रोग जैसे एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका से पेचिस रोग होता है। जैसे दूसरा मैंने प्रोटोजोआ का एग्जांपल लिया प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। देखिए ये जो एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है ये क्या करता है, जब ये अपना रिप्रोडक्शन कर अपनी ग्रोथ के, देखिए इनमें जो ये जो छोटे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ये एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, जब ये रिप्रोडक्शन कर रहा होता है यानी एक सेल से जब अपने दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, जब क्या है लूज मोशन यानी डिसेंट्री हो जाती है, से पेचिस रोग कहते हैं। तो देखिए ये कब होता है पेचिस रोग, जब ये अपनी एक सेल से रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, जब ये पेचिस डिजीज होती है। नेक्स्ट देखिए प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा कवक। देखिए कवक क्या होता है। कवक को नॉर्मल लैंग्वेज में फफूंद भी कहते हैं। ये जो आपने देखा होगा जनरली कवक को तो सभी जानते हैं, देखा है घरों में। ये जो कवक है ये रोटी, ब्रेड, अचार या चमड़े की वस्तुओं पर देखने को मिलते हैं। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा जो सड़े गले जो कूड़ा करकट होता है उनमें एक छाते नुमा जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, वो भी एक टाइप की कवक होती है। कवक मीन्स फंजाई। तो ये जो कवक है ये देखने को मिलती है। देखिए कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। मीन्स एक फंगस फिलामेंट होते हैं। ये फंगस जो फिलामेंट होते हैं ये एक कोशिक व बहुकोशिक दोनों होते हैं। आपस में मिलकर ये जो कवक तंतु है एक कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक एक से ज्यादा केंद्र जो है देखने को मिलता है। देखिए कवक हमारे लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों ही होते हैं। जैसे हमारे लिए लाभदायक देखिए कैसे है, मशरूम एक कवक है जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं। देखिए दूसरा जो कवक है पेनिसिलियम नामक कवक, इनसे एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है जिसका नाम है पेनिसिलिन। ये किस कवक से बनाई जाती है, पेनिसिलियम कवक से बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए पक्सीनिया नामक कवक, ये देखी जाती है गेहूं में रोग आ जाता है। आप लोगों ने देखा है कि जब गेहूं पक जाते हैं या थोड़े जो है कम पके होते हैं, ऑलमोस्ट पक जाते हैं, तब आपने देखा होगा कई बार जो है जब इनकी हार्वेस्टिंग होनी होती है गेहूं की, तो क्या होता है बारिश हो जाती है। बारिश होने से ये गेहूं काले पड़ जाते हैं। तो ये जो काले होते हैं उनमें ये जो है एक टाइप से कवक ग्रो कर गई है जिस कवक का नाम है पक्सीनिया। नेक्स्ट देखिए मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः दाद है। देखिए मनुष्य में भी जो कवक की फॉर्म देखी गई है वो दाद के रूप में देखी गई है। कई बार क्या होता है सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए शैवाल, इसे सामान्यतः काई भी कहते हैं।
देखिए ये जो नॉर्मली जो शैवाल है जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जल में। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, डाइटम्स ये एक कोशिक होते हैं, परंतु अधिकांश जो शैवाल हैं वे बहुकोशिक होते हैं। देखिए जो ये शैवाल होते हैं इनकी बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कैसे? ये इनकी जो स्ट्रक्चर है शैवाल की वो थैलस होती है, थैलस फॉर्म में इनके स्ट्रक्चर को थैलस कहा जाता है। थैलस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ग्रीन होते हैं लेकिन इनमें हम जड़, तना, पत्ती को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए शैवाल को नॉर्मल लैंग्वेज में काई भी कहते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो इसकी बॉडी को कहा गया है थैलस। थैलस कहते हैं इसकी बॉडी को। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, 2 एग्जांपल लिए हैं इसके सिफेलियो। पहला जो एग्जांपल लिया है शैवाल का, सिफेलियोरोस वाइविसेंस नामक ये हरा शैवाल है जो कहाँ पे किस में रोग उत्पन्न करता है? ये चाय की फसलों में रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखिए इसका फायदा भी देखिए शैवाल का। डाइटम्स एक शैवाल है जिसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में, तापरोधी ईंट, वार्निश, पेंट इनमें बनाने में किया जाता है। तो ये हमने देखे शैवाल के एग्जाम्पल। अब देखिए इन सूक्ष्म जीवों के उपयोग देखिए क्या होते हैं, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। फर्स्ट देखिए प्रतिजैविक दवाई, पेनिसिलिन फफूंद, देखिए पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है ये फफूंद से बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो जीवाणु से बनाई जाती है। क्लोरेलिन ये शैवालों से बनाई जाती है प्रतिजैविक दवाई, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट देखिए दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु बेनिफिशियल है? ये सब उपयोगी इनके हम उपयोग देख रहे हैं सूक्ष्म जीवों के। देखिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध से दही बनाने में यूजफुल होता है। नेक्स्ट पनीर, सिरका, ब्रेड, खमीर इन सब के बनने में रोल है यीस्ट नामक फफूंद मीन्स कवक का। देखिए यीस्ट नामक फफूंद जो है पनीर बनाने में, सिरका बनाने में, ब्रेड बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कैसे, क्या करते हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण मीन्स ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के फिक्स कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं उसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में बदल देते हैं। जो राइजोबियम है ये एक सिम्बायोटिक जीवाणु भी होता है। नेक्स्ट देखिए साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी डिफरेंट शेप के होते हैं। इनका भी काम देखिए, इनका काम क्या होता है जो ये साइनोबैक्टीरिया है। देखिए मैंने कुछ लिया है, नोस्टॉक, एनाबीना, साइटोनीमा, ओसिलेटोरिया। इनका उपयोग क्या आता है, इन जीवाणुओं का धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में ये यूज होते हैं। कौन होते हैं? नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेटोरिया ये यूज किए जाते हैं। तो ये हमने देखे इनके सूक्ष्म जीवों के उपयोग। अब देखिए इन सूक्ष्म जीवों के कुछ प्रभाव भी होते हैं। ये क्या क्या प्रभाव डालते हैं, यानी हानिकारक कैसे होते हैं, क्या क्या ये हमारा कैसे इफेक्ट डालते हैं। देखिए जो ये दाद नामक रोग है ये ट्राइकोफाइटोन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए भेड़ का जो एंथ्रेक्स रोग है ये बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए राइजोपस, म्यूकर आदि कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। ये जो राइजोपस और म्यूकर ये जो कवक हैं ये किसके ऊपर देखी गई है, इनकी फॉर्म देखी गई है रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर जनरली, और अचार, मुरब्बा इनके ऊपर जो ग्रो करती है ये राइजोपस और म्यूकर कवक होती है। नेक्स्ट देखिए सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। इन सूक्ष्म जीवों के जो प्रभाव हो गए हैं, जो चीजें, जो सामग्रियां खराब हो गई हैं, अब इनको हम कैसे इनका बचाव कर सकते हैं। देखिए सामग्री के उचित संग्रह तथा संरक्षण से सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानि को रोक सकते हैं, जैसे डबल रोटी, पुस्तकें, चमड़े की वस्तुएं, खाद्य सामग्री,
इनको इन सबको सूक्ष्म जीवों द्वारा ये जो खराब हो चुकी है, इन्हें हम एक उचित संग्रह या अच्छी ऐसी किसी जगह हम इनको संरक्षित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो खराब हो चुकी है उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। इनको हम, जैसे ये चमड़े की वस्तुएं, पुस्तकें और जो ये हैं इस टाइप की वस्तुएं, इनको सूर्य के प्रकाश में इन सामग्री का बचाव किया जा सकता है। इन खराब सूक्ष्म जीवों से खराब हुई वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश में रख करके इनको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ऊनी कपड़ों को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए, यानी यही सूक्ष्म जीव, इनसे सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? नेफ्थलीन की गोलियों को डालकर इन ऊनी कपड़ों को इनसे सेफ रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कीटनाशक दवाओं जैसे गैमेक्सिन को उस स्थान जैसे फर्नीचर आदि लकड़ी से बनी वस्तुओं में जो दीमक लग जाती है, उस दीमक से बचाने के लिए गैमेक्सिन का छिड़काव किया जा सकता है। यह कुछ ऐसा होता है, कम जहाँ पे दीमक नहीं लगती है, ऐसे थोड़ा कीड़ा लग जाता है लकड़ियों में, वहाँ पे पुट्टी भर दी जाती है या पेंट से उन्हें बचाया जा सकता है। देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे हम खाना बनाते हैं, इनके लिए एक स्टेरिलाइजेशन विधि होती है, एक रेफ्रिजरेटर उपकरण होता है। देखिए, फ्रिज सभी के घर में होता है, सब उसमें अपनी सब्जियां, फ्रूट, ये जो खाना बनाते हैं, जो खाना बच जाता है उसको कुछ ज़्यादा टाइम तक सेफ रखने के लिए फ्रिज में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया उनमें ग्रो करके उस खाने को सड़ा ना पाए। अब देखिए, ये स्टेरिलाइजेशन विधि है। ये स्टेरिलाइजेशन विधि का हम उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, जो हमारे घर में गाय भैंस होती है, उनको जो दूध निकालते हैं, वो 2 या 3 घंटे तक हम उसको बिना बॉईल के रख सकते हैं, लेकिन बॉईल करके वो एक लंबे टाइम तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किससे रख सकते हैं? इस स्टेरिलाइजेशन विधि से। देखिए, दूध में जो हम बॉईल करते हैं वो एक स्टेरिलाइजेशन विधि होती है। तो इस तरीके से हम अपने खाद्य पदार्थों को निश्चित समय तक बचा के रख सकते हैं इन सूक्ष्म जीवों से। तो ये हमने देखे इनके प्रभाव। देखिए, मैंने एक टेबल ली है जिसमें ये कुछ बीमारियां है, 6 रोग जो जीवाणु से होते हैं। खसरा है, विषाणु से होता है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये कुछ मैंने टेबल बनाए। जैसे सिंड्रोम, सिप्लाइटिस, ये इन सब से होती है। इन टेबल को अच्छे से देखिएगा। इस टेबल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग सीटेट एग्जाम में आए हैं। देखिए, जिनमें से मैंने कुछ 3-4 ये बीमारियां ली है कि इनके कारण होती है। देखिए, डेंगू, जनरली डेंगू देखने को मिलता है सीजन में। कि डेंगू होता कैसे है? देखिए, डेंगू जो है विषाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग के विषाणु क्या करते हैं? ये विषाणु जो जिस व्यक्ति पीड़ित डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में देखे गए हैं, जो डेंगू से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें वो विषाणु जो उसके अंदर गए हैं डेंगू के, वो एक स्वस्थ मनुष्य में कैसे जाते हैं? देखिए, जो ये डेंगू डिजीज होती है, एक मच्छर होता है, टाइगर मच्छर, जिसका साइंटिफिक नाम है एडीज एजिप्टी, इसके काटने से पहुंचते हैं। देखिए, जिसके बॉडी में ये डेंगू से ग्रसित, डेंगू जो हो गया है जिस व्यक्ति को, उस संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ मनुष्य में जो ये डेंगू फैलता है, ये इस मच्छर एडीज एजिप्टी के काटने से पहुंचता है। देखिए, ये मच्छर एक वेक्टर का कार्य करता है। यह मच्छर दिन में काटता है। डेंगू से जो ग्रसित व्यक्ति है उनको ये मच्छर दिन में काटता है। इसके लक्षण है तीव्र ज्वर, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होता है। ये इस टाइप के इसके लक्षण हैं। इसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फिर ट्रीटमेंट चालू होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चिकनगुनिया। ये मैंने यहाँ पर लिखा है चिकनगुनिया। देखिए, जो चिकनगुनिया डिजीज है, देखिए ये भी टाइगर मच्छर के काटने से ही होती है। ये भी विषाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। स्वस्थ व्यक्ति को टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें भी तीव्र बुखार, जोड़ों में दर्द, कभी कभी जोड़ों में सूजन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है देखिए मलेरिया। ये मैंने यहाँ पर ली है डिजीज मलेरिया। देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग का जो वाहक है एनाफिलीज मच्छर है। ये भी एक टाइप का मच्छर है। ये मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर होती है जो
क्या करती है, इस मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को, जब ये मलेरिया से पीड़ित ये जो व्यक्ति है, इसको ये इसकी बॉडी में ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, इस मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति में। तो ये मच्छर जब इसकी बॉडी पर जाती है, इसका खून चूसती है, तो इसके पीड़ित वाले व्यक्ति का ब्लड जब इस मच्छर की बॉडी में ये चूस लेता है, तो उसके साथ ये प्लाज्मोडियम भी इस मच्छर की बॉडी में एंटर कर जाता है। फिर ये मच्छर क्या करता है, जैसे देखो ये मच्छर जो है, मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम आ गया है, यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो प्लाज्मोडियम एक स्वस्थ मनुष्य में पहुंच जाता है। तो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को जूड़ी के साथ बुखार आता है, ये इसके सिम्टम है। तो इस टाइप से ये मलेरिया होता है। तो ये हमने देखे जंतुओं में होने वाली रोग। अब देखिए पौधों में, यहाँ पे लाइट हाई ज्यादा लाइट हुआ क्या, ये पौधों में ये रोग हैं। देखिए पौधों में भी कुछ रोग होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया गेहूं की गेरुई कवक द्वारा, गेहूं का कंडवा रोग कवक द्वारा। नींबू का जो कैंकर रोग है ये जीवाणु द्वारा होता है। आलू में रिंग ऑफ पोटैटो जीवाणु द्वारा होता है। तांबू का मोजेक रोग विषाणु द्वारा होता है। लीफ कर्ल कुकरबीट लौकी में ये विषाणु द्वारा होता है। तो ये हमने देखे, यहाँ पर इनके वर्गीकरण देख लिए, हमने देख लिया है, इन सभी का देख लिया है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, इनके थ्रू क्या कैसे कैसे रोग होते हैं, ये कैसे रेस्पॉन्सिबल है किसी भी रोग को करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है टीकाकरण। देखिए टीकाकरण क्या होता है। देखिए टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त क्या करता है, एक प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, मीन्स एंटीबॉडी बनाता है। यदि मर्त व निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, यानी उनको इंसर्ट कराया जाए, किनको, सूक्ष्म जीवों को, तो शरीर की सेल्स उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी मीन्स एंटीबॉडी बनाती है, उस रोगाणु को नष्ट कर देती है। जो एंटीबॉडी रेडी की गई है, जो प्रतिरक्षी पहुंच गया है, ये जो टीकाकरण किया गया, ये जो टीकाकरण विधि है, इसके दौरान क्या किया जाता है कि जिस बीमारू से, जिस सूक्ष्म जीव से हमारी बॉडी ग्रसित हो रखी है, उसी सूक्ष्म जीव को मर्त करके क्या किया जाता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाया जाता है, और क्या किया जाता है, एक एंटीबॉडी रेडी की जाती है। फिर क्या होता है, उस रोगाणु को नष्ट कर देती है कौन, ये एंटीबॉडी। तो हमारे शरीर में ये फिर जो एंटीबॉडी बना दी जाती है परमानेंट के लिए, हमारे उस बीमारी से जो वे हमें बीमारी हुई है, जिस सूक्ष्म जीव से हुई है, उसके लिए जो एंटीबॉडी बनाई गई है, ये हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। रोगाणु से हमारी सुरक्षा ये एंटीबॉडी करती है। देखिए नेक्स्ट टाइम जब ये हमारी बॉडी में फिर से उस सूक्ष्म जीव से, जैसे चेचक हो, या क्षय रोग है, या हेपेटाइटिस या पोलियो है, उसके लिए हमारी बॉडी में अगर फिर से कोई सूक्ष्म जीवी जो हम ले सकते हैं, या कोई जीवाणु से होने वाला या विषाणु से होने वाले हमें जो बीमारी है, जैसे हेपेटाइटिस, पोलियो, क्षय रोग, ये दिए हुए हैं, एक बार हो जाएंगे हमें, उसके लिए जो वैक्सीन से जो जो हमेशा के लिए जो ये प्रतिरक्षी बना दी गई है, ये आगे आने वाले फ्यूचर में जब कभी भी इन चेचक या क्षय रोग बीमारी हमें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारी बॉडी में परमानेंट के लिए, इनसे लड़ने के लिए ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बना दी गई है। इसी को टीकाकरण कहते हैं। ओके, तो देखिए जो टीकाकरण ये शुरुआत में ही लगते रहते हैं। देखिए जन्म के समय जो BCG टीका लगाया जाता है, OVP, हेमली, 6 सप्ताह का जब बेबी हो जाता है उसे ये वाला टीका लगाया जाता है। 10 सप्ताह के बेबी को ये, 14 सप्ताह के बेबी को ये, 9 माह के बेबी को ये, 16 से 24 को ये, 5 से 6 को ये वाला लगाया जाता है, 10 वर्ष ये। इनसे वैसे ज्यादा इनसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन इस टेबल को भी देख लेना। जैसे देखिए कुछ रासायन ये यहाँ पे खरपतवार, कुछ रासायन खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम आते हैं, जैसे 2,4-D।
कुछ जंतु ऐसे होते हैं, चूहे और टिड्डियां, ये भी फसलों को नष्ट कर देती है। इनके लिए नार्ब्रोसाइड, इनके लिए बनाया गया है नार्ब्रोसाइड पेस्टिसाइड। कुछ फफूंद जैसे फंजीसाइड, फफूंद भी नाश कर देती है फसलों को, उनके लिए ओफेनॉल, कैप्टन, ये बनाए गए हैं। इनसे फसलों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जो हमारा टॉपिक है एड्स। देखिए एड्स क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म देखते हैं पहले। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह रोग HIV अर्थात HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देखिए जो एड्स नामक रोग है ये HIV वायरस द्वारा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इस रोग का विषाणु शरीर की श्वेत रुधिर कणिकाओं, मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये विषाणु क्या करता है, श्वेत रुधिर कणिका और मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोगों से भी अपना बचाव नहीं कर पाता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति सामान्य बीमारी से भी क्या नहीं कर पाता है, अपना बचाव नहीं कर पाता है। जैसे ये आती जाती सीजन में सर्दी जुकाम ये हो जाना, इन वाली बीमारियों से लड़ने की भी उसकी बॉडी में इम्यूनिटी जो है इतनी कमजोर हो जाती है कि इनसे भी नहीं लड़ पाता है। अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है एड्स वाला व्यक्ति, अंत में उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। देखिए जो ये एड्स का पता लगाया जाता है, एक एलिसा टेस्ट होता है, उसके थ्रू, कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा। इस एलिसा टेस्ट के थ्रू एड्स का पता लगाया जा सकता है। जो ये एड्स दिवस है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स को रेड रिबन द्वारा व्यक्त किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर कहीं पे आपको ये रेड सिंबल ऐसे रिबन वाला नजर आता है तो ये किसका सिंबल है, ये एड्स का सिंबल है। अब देखिए एड्स के कुछ लक्षण, इसकी पहचान कैसे होती है कि इस व्यक्ति को एड्स से ग्रसित व्यक्ति को भूख कम लगना, वजन में कमी, जवर, हमेशा बुखार आए रहना, त्वचा पर ददोरे बन जाते हैं, मतलब उभरी बेकार सी दर्द जैसी, मतलब ऐसी स्किन हो जाती है इन एड्स पीड़ित व्यक्तियों की। थकावट, हम हर समय उन्हें थकावट रहती है, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया तथा त्वचा कैंसर होना ज्यादा देखा गया है। अब देखिए एड्स के कारण और रोकथाम भी होती है। कैसे, HIV नामक विषाणु के शरीर में पहुंचने से मनुष्य एड्स से पीड़ित हो जाता है। एड्स एक खतरनाक, जानलेवा और लाइलाज बीमारी है। अब देखिए जो ये एड्स बीमारी है, जो आपने ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जो ये एड्स बीमारी है इसके वो देखिए कि ये कैसे होती है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये एड्स नामक बीमारी को कैसे देखा गया है। देखिए क्या होता है, कई बार जो एड्स से ग्रसित व्यक्ति होता है, अगर वो एड्स वाले व्यक्ति का इंजेक्शन डॉक्टर उसको फेंकने के बजाय दूसरे जो एड्स वाला व्यक्ति नहीं है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में एड्स वाले व्यक्ति से ही इंजेक्शन की सुई से ही दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तब ये एड्स जो है उस दूसरे स्वस्थ मनुष्य में भी पहुंच जाता है। ऐसे ही रेजर, उस एड्स से ग्रसित व्यक्ति का अगर रेजर ब्लेड एक स्वस्थ व्यक्ति यूज कर लिया जाता है तो ये दूसरे मनुष्य में पहुंच जाता है। ऐसे कुछ नशीली इंजेक्शन, दवाइयों, इन सब से ये दूसरे मनुष्य में पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा सूक्ष्म जीवों का सामान्य एवं वर्गीकरण, इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इसके ऊपर ये आज वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इस चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन अब तक सीटेट एग्जाम में आए हैं मैं जल्दी वो वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर सेकंड, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी बायोलॉजी से आने वाले क्वेश्चंस को। देखिए, मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। चलिए फिर चलते हैं अपने क्लास की ओर।